हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के दूसरे सेशन में आपके साथ हूं। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.4 तक डिस्कस किए थे। कुछ और क्वेश्चन आज के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को क्वेश्चन नंबर 1.5 से। क्वेश्चन नंबर 1.5 कहता है कि जब कांच की एक छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। जब हम एक ग्लास रॉड और एक हम लेते हैं सिल्क क्लॉथ, दोनों को रब करते हैं तो क्या कहता है क्वेश्चन, दोनों पर आवेश आ जाता है। इट मींस दोनों चार्ज हो जाते हैं। इसी प्रकार की परिघटनाओं का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। यानी कोई सी भी ऐसी उपयुक्त दो वस्तुएं लें, वो इसी तरह का हमें प्रेक्षण शो करती हैं। स्पष्ट कीजिए यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। हमें ये स्पष्ट करना है कि ये घटना आवेश के कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो हमने लिया है एक ग्लास रॉड और एक लिया है रेशम का कपड़ा। ठीक है, और एक है हमारे पास ग्लास रॉड। दोनों की दोनों को संघर्षण यानी रगड़ने से पहले दोनों कैसे हैं, पूर्ण रूप से उदासीन हैं। दोनों के ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो इसका मतलब है रगड़ने से पूर्व दोनों पर कुल आवेश कैसा है, शून्य। ना कांच की छड़ पर कोई आवेश है, ना रेशम की छड़ पर कोई आवेश है। दोनों अलग अलग उदासीन है, तो दोनों का नेट चार्ज क्या है, 0 है। अब हम दोनों की रबिंग करते हैं, दोनों को एक दूसरे से रगड़ते हैं। When glass rod is rubbed with silk cloth, तो ग्लास रॉड कैसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए इस पर Q पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो गया है, तो सिमिलर उतना ही नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है रेशम के कपड़े पर। ठीक है, तो कांच की छड़ रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ कैसी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश, और इस पर ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन दोनों पर क्या होता है, समान परिमाण में आवेश। तो आफ्टर रबिंग, दोनों को रगड़ने के बाद नेट चार्ज कितना है, +Q एंड -Q, इट मींस टोटल चार्ज इज 0। ठीक है, तो परस्पर संघर्षण से रेशम के कपड़े पर -Q आवेश तथा कांच की छड़ पर +Q आवेश आ जाता है। ठीक है, कोई भी चार्ज हो लेकिन दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो इसलिए संघर्षण के बाद दोनों पर कुल आवेश +Q एंड -Q, दैट मींस 0। तो इसका मतलब है जितना पहले आवेश था उतना ही बाद में आवेश है। तो इस प्रकार इस परिघटना में आवेश संरक्षण का पालन हो रहा है। ठीक है, तो इस फिनोमिना में चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन गिवन किया गया है 1.6। क्वेश्चन 1.6 कहता है चार बिंदु आवेश QA, QB, QC, QD 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग AB से, सबसे पहले हम ले रहे हैं स्क्वायर एक वर्ग A, B, C एंड D। A पर रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम, B पर रखा है -5 माइक्रोकूलम, C पर है हमारा फिर 2 माइक्रोकूलम और डी पर -5 माइक्रो कूलम। 10 सेंटीमीटर भुजा है,
हर भुजा इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर। वर्ग के केंद्र पर रखे एक माइक्रोकूलम, एक इसका ये विकर्ण हुआ, एक इसका ये विकर्ण हुआ, और इनका एक कटान बिंदु है इसका सेंटर, और इस पर रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस पर लगने वाला बल कितना होगा ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि इस आवेश पर, जिस पर हम बल देखना चाहते हैं, चारों के कारण लगने वाला बल कितना है और किस दिशा में होगा। सबसे पहले ए, ये कैसा है धनावेश, ये कैसा है धनावेश, धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की ओर बल लगाएगा, तो इसके कारण ये है बल एफ ए पर रखे हुए आवेश के कारण प्लस प्लस को क्या करेगा प्रतिकर्षित, मींस बाहर की ओर बल लगाएगा। ये प्लस है, ये भी प्लस आवेश है 1 माइक्रोकूलम, ये इसे इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, यानी सी पर रखे हुए आवेश के कारण बल होगा इस दिशा में, एंड दैट इज एफ सी। माइनस आवेश इस प्लस को क्या करेगा अपनी ओर आकर्षित, तो इस पर लगने वाला बल बी के कारण होगा इस दिशा में, दैट इज एफ बी। और इसी तरीके से ये माइनस आवेश इस प्लस 1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये होगी दिशा एफ बी। ठीक है, इन दोनों आवेश के बीच में लगने वाला बल एफ सी, सॉरी एफ ए, और इन दोनों के बीच में लगने वाला एफ सी परिमाण में बराबर और एक दूसरे के कैसे हैं विपरीत दिशा में, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ये बराबर है, ये विपरीत दिशा में, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट फोर्स कितना होगा 0। ठीक है, तो ए पर रखे आवेश के कारण बल दैट इज एफ ए, वैल्यूज अगर आप रखना चाहें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2 × 10⁻⁻6, यहां आवेश था 1 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस अगर हम लें कोई भी ले लें, फिलहाल हम इसको यहां से यहां तक की डिस्टेंस r ले रहे हैं क्योंकि यहां में कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, तो अपॉन r², जहां r बराबर हमने दे दिया है OA = OB = OC = OD। ठीक है, और इसकी दिशा किधर है O से C की ओर। इसी तरीके से अगर आप FC निकालें तो उसका भी मान इतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 × 10⁻⁻6। C के कारण इस पर दोनों आवेश 2 माइक्रोकूलम और एक 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁶, दूरी चूंकि r मानी है बीच की, ये दूरी, और ये डायरेक्शन है O से A की। दोनों बल कैसे हैं बराबर और विपरीत, एफ ए व एफ सी परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत हैं, अतः एफ ए प्लस एफ सी = 0। इसलिए इन दोनों का परिणामी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आप देखेंगे एफ बी दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 × 10⁻⁻6, दूसरा आवेश है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁻6 अपॉन r², और डायरेक्शन है इसकी O से B की ओर, इट मींस OB। इसी प्रकार एफ डी, एंड दैट इज ऑल्सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 × 10⁻⁻6 और इंटू 1 × 10⁻⁻6 अपॉन r², एंड इसकी डायरेक्शन दी है O से D की ओर। यहां एफ डी = -FD बराबर है परिमाण में, लेकिन दिशाओं में विपरीत है,
तो इसलिए इन दोनों का परिणामी कितना होगा, 0। तो इसलिए 1 माइक्रो कूलाम पर कार्यरत कुल बल F बराबर होगा FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। FA प्लस FC 0, FC प्लस FB प्लस FD 0 है, इट मींस नेट फोर्स कितना होगा, 0। सिंपली ये बल इसको बैलेंस कर रहा है, ये बल इसको बैलेंस कर रहा है, तो नेट फोर्स विल बी 0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1.6। एक और क्वेश्चन डिस्कस करके चलते हैं, दैट इज 1.7। क्वेश्चन 1.7 का फर्स्ट पार्ट कहता है स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र है, कंटिन्यूअस कर्व है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस इज ए कंटिन्यूअस कर्व, ये अपने आप में एक सतत कर्व है और इसमें सडन ब्रेक नहीं हो सकते। ऐसा क्या कारण है? अगर ये हमारे पास वैद्युत बल रेखा है तो उसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस वैद्युत बल रेखा की प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अगर कहीं सडन ब्रेक हुए, अगर वैद्युत बल रेखा में सडन ब्रेक हुए तो क्या होगा, इस बिंदु पर तो स्पर्श रेखा है, यहां वैद्युत बल क्षेत्र है, सडन ब्रेक होने के कारण इस फील्ड में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, जबकि सतत यानी कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा संभव नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पर, किसी विशेष क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं हो। तो इसीलिए वैद्युत बल रेखाओं में ब्रेक संभव नहीं है, सतत होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड कहता है ये पार्ट, स्पष्ट कीजिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती, यानी दो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन से एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती। वो कहता है ऐसा संभव नहीं है। दो वैद्युत बल रेखाएं, ये भी इसी प्रॉपर्टी पर बेस है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि ये किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी तो ये एक स्पर्श रेखा यहां और एक स्पर्श रेखा यहां प्रदर्शित होगी और एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जबकि किसी सदिश राशि की एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। इसीलिए दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती या प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर, अगर वो एक दूसरे को काट रही हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और वो क्या प्रदर्शित करेंगी, दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को एक ही बिंदु पर। तो यदि वो एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर
खींची गई दो स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी। जो कि संभव नहीं है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सदिश राशि के एक बिंदु पर दो दिशाएं हों। अतः दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।